नमस्कार, आदाब। मैं अशर यासिर, स्वागत है आपका सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार और धर्मनिरपेक्ष समान नागरिक संहिता पर दिया जोर। प्रधानमंत्री मोदी की यूजीसी वाले बयान पर सुप्रिया सूले का तंज, कहा यह बीजेपी नहीं एनडीए की है सरकार। पवन खेरा ने अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र कर मोदी पर कसा तंज, कहा यह पीएम नहीं बीजेपी के छोटे मोटे नेता लगते हैं। कोलकाता रेप मर्डर केस पर कांग्रेस ने ममता सरकार को घेरा, कहा अपराध को छुपाने की कोशिश क्यों। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा हमला, कहा सपा का मतलब बलात्कारी और दंगाइयों से पुराना नाता। जश्न आजादी के मौके पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने दी गुड न्यूज, कहा अब 10 नहीं बल्कि 34 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। इजराइल का साथ छोड़ ईरान से मिला अमेरिका, हानिया की हत्या में शामिल मोसाद के एजेंटों की सौंपी लिस्ट। अब समाचार विस्तार से। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से दिए भाषण में धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यूसीसी को लेकर चर्चा की है, कई बार आदेश दिए हैं। अब देश की मांग है कि देश में धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता हो। यूसीसी बीजेपी और आरएसएस की दशकों पुरानी मांगे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने इसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़कर एक नई बहस को जन्म दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो चर्चा की है, अनेक बार आदेश दिए हैं, क्योंकि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है और उसमें सच्चाई भी है कि जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है, भेदभाव करने वाला सिविल कोड है। ऐसे सिविल कोड से जब संविधान के 75 वर्ष मना रहे हैं और संविधान की भावना भी जो हमें कहती है करने के लिए, इसकी सुप्रीम कोर्ट भी हमें कहती है करने के लिए, और तब जो संविधान निर्माताओं का सपना था उस सपने को पूरा करना हम सबका दायित्व है। और मैं मानता हूं इस गंभीर विषय पर देश में चर्चा हो, व्यापक चर्चा हो, हर कोई अपने विचारों को लेकर के आए और उन कानूनों को, जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते, जो ऊंच नीच का कारण बन जाते हैं, ऐसे कानूनों को आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता है। और इसलिए मैं तो कहूंगा अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा और तब जाकर के देश में धर्म के आधार पर जो भेदभाव हो रहे हैं, सामान्य नागरिक को जो दूरी महसूस होती है, उससे हमें मुक्ति मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर अपने संबोधन में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही। यूसीसी को लेकर पीएम ने कहा है कि हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चर्चा की है। पीएम के इस बयान पर एनसीपी एससीपी की सांसद सुप्रिया सूले की प्रतिक्रिया आई है। वहीं उन्होंने महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना पर महिलाओं के अकाउंट में आए पैसों को लेकर टिप्पणी करते हुए महायुति सरकार पर निशाना साधा। सूले ने कहा, मेरी लाडली बहन से विनती है कि पैसे आए हैं तो फटाफट निकाल लो, इस सरकार का कोई भरोसा नहीं है। बता दें कि प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की आज़ादी को 75 साल हो चुके हैं, ऐसे में देश में कम्युनल सिविल कोड लागू नहीं होना चाहिए। संविधान की भावना हमें कहती है यह करने के लिए, देश की सुप्रीम कोर्ट जो हमें कहती है करने के लिए, जो देश के संविधान निर्माता का सपना था उस सपने को पूरा करना अब हम सबका दायित्व है। मैं मानता हूं कि इस गंभीर विषय पर देश में चर्चा हो, व्यापक चर्चा हो, हर कोई अपने विचार को लेकर आए, उन कानूनों को जो कानून के धर्म के आधार पर देश को बांटते हैं, जो ऊंच नीच का कारण बन जाते हैं, ऐसे कानून का आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं तो कहूँगा कि अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। हमने एक कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेकुलर सिविल कोड की ओर जाना होगा, तब जाकर देश में धर्म के आधार पर जो भेदभाव हो रहे हैं, सामान्य नागरिक को जो दूसरी महसूस होती है, उससे हमें मुक्ति मिलेगी। विनेश फोगाट को अब मेडल के बिना ही भारत वापस लौटना पड़ेगा, क्योंकि सीएस ने उन्हें सिल्वर मेडल दिए जाने की अपील और केस को खारिज कर दिया है। भारतीय पहलवान की इस अपील ने देश विदेश में भूचाल ला दिया था, लेकिन मेडल न मिलने की निराशा
विनेश ही नहीं बल्कि सभी भारतीयों को भी है। नहीं जी, अभी कोई डिटेल्ड ऑर्डर नहीं आया है। एक सिर्फ सिंगल लाइन ऑर्डर आया है अभी तक कि विनेश जी की अपील को डिसमिस कर दिया गया। उसके में कोई रीजन नहीं दिया है अभी तक उन्होंने कि किस लिए डिसमिस किया है, इतना टाइम क्यों लगा, ये सब कुछ नहीं बताया उन्होंने अभी तक। क्योंकि फैसला टल गया था, उसके बाद 16 तारीख को आना था, कल एकदम अचानक शाम को फैसला आ गया, तो इससे आप लोगों को में कैसा आपको लोग हैरानी हुई या एकदम, या आपको पता था ऐसा भी हो सकता है, आप लोग तैयार थे इसके लिए? तैयार तो कोई भी नहीं होता है ऐसी चीज के लिए, बट ये जरूर है कि 16 तारीख आउटर लिमिट थी, उसके पहले कोई भी डेट पे आ सकता था, ये हमें पता था। तो ऐसा नहीं है कि हमें ये नहीं पता था कि कोई भी डेट पे नहीं आ सकता है। बट हैरानी और निराशा दोनों हुई कि कल शाम को ऑर्डर आया और अपील डिसमिस कर दी। तो सर, ये जो डिटेल ऑर्डर है वो सर कब तक अपलोड हो सकता है या आप लोगों को कब तक मिल सकता है? उम्मीद है कि डिटेल ऑर्डर 10 से 15 दिनों में आ जाएगा। पूरी सबकी जो याचिका है, सबने जो अपने कहा है, उस सब के मैटर को टैकल करते हुए क्या मैडम आर्बिट्रेटर ने उस पर उनका क्या विचार है, वो आएगा डिटेल ऑर्डर अभी। सर, ये जितनी देर में ऑर्डर आएगा अपील करने में उतना ही समय लगेगा, तो आपके पास अपील करने के लिए अभी कितना समय है? जब डिटेल्ड ऑर्डर आएगा उससे टाइम चालू होता है, अभी टाइम नहीं चालू होता है। जब डिटेल्ड ऑर्डर आएगा उससे टाइम चालू होएगा और उसके बाद हमारे पास 30 दिन है अपील फाइल करने के। उसके बाद 30 दिन में कर सकते हैं। तो सर, ये जो अगला प्लेटफॉर्म होगा जहां पर आपको अपील करना है इस ऑर्डर के केस में, वो कहां पर होगी सर? सो कैश का डिसीजन आप स्विस फेडरल ट्राइब्यूनल में अपील कर सकते हैं। एज आई सेड, उसके लिए 30 दिन का टाइम होता है, बट ये डिटेल ऑर्डर के बाद ये 30 दिन चालू होएगा। एंड साल्वे सर हमारे साथ हैं, वो गाइड करेंगे हमें, एंड हम उनके साथ बैठ के अपील बनाएंगे और फाइल करेंगे। कांग्रेस के सीनियर नेता पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक बार फिर जोरदार हमला किया है। इस बार पवन खेड़ा ने स्वतंत्रता दिवस पर दिए पीएम के भाषण का जिक्र करके उनसे कई सवाल भी पूछे हैं। पवन ने कहा है कि उनको सुनकर लगता ही नहीं कि ये देश का प्रधानमंत्री है, लगता है कि बीजेपी का कोई छोटा मोटा नेता है। वो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने अपने पद की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। आप मुझे एक बात बताइए, आम आदमी किसी से बात कर दीजिए, लगता ही नहीं कि देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है, लगता है बीजेपी का एक छोटा मोटा नेता बोल रहा है। ये अच्छी बात नहीं है। प्रधानमंत्री हैं देश के, उनको अपने पद की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। संविधान की शपथ लेते हैं और बाबा साहब अंबेडकर द्वारा बनाया गया कोड, उसको आप कम्युनल कोड कहते हैं। अटल जी के खिलाफ एक तरह से बोलते हैं कि पहली सरकारों में आतंकवाद के हमले होते थे। अटल जी के वक्त मैं मानता हूं कि संसद पे हमला हुआ था, मैं मानता हूं कि कंधार का विमान अपहरण हुआ था, ये सब हुआ, हम जानते हैं। लेकिन आज के दिन अटल जी का अपमान करना, कम से कम अटल जी ने आईएसआई को पठानकोट का निरीक्षण करने तो नहीं बुलाया था। करप्शन पे भी उन्होंने बात करी है और तो जब करप्शन पे बात की तो किस किस का नाम लिया? पहले तो प्रफुल्ल पटेल का नाम लेते थे, अशोक चौहान जी का नाम लेते थे, अजीत पवार जी का नाम लेते थे, शुभेंदु अधिकारी जी का नाम लेते थे, हेमंता बिस्वा शर्मा जी का नाम लेते थे। आज क्या इनमें से किसी का नाम लिया? उन्होंने आज बांग्लादेश के ऊपर भी बात करी। बांग्लादेश के साथ खड़ा है इंडिया और चाहता है कि जो हिंदू, हम जानना चाहते हैं बांग्लादेश के हिंदुओं के रक्षा के लिए क्या कदम हमारे देश के प्रधानमंत्री ने उठाए। ये अपने आप को हिंदुओं का ठेकेदार कहते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं सीएए लाऊंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब क्या हुआ, हम ये जानना चाहते हैं। बांग्लादेश के हिंदुओं की रक्षा के लिए कदम गिनाइए, क्या कदम आपने उठाए। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में महिला डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी के बारे में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। दुष्कर्म और हत्या का शिकार हुई महिला डॉक्टर के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया है कि उसे कई बार पेनिट्रेशन का सामना करना पड़ा। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि महिला डॉक्टर के शरीर पर चोट के निशान भी मिले हैं। रिपोर्ट से पता चलता है कि उसके साथ कितनी दरिंदगी के साथ यौन अपराध को अंजाम दिया गया था। हमारे डिमांड है जो हम लोगों को जो इनसिक्योर फील कर रहा है, इसलिए हमारे सेंट्रल फोर्स डिमांड है, आर्म फोर्स। वेस्ट बंगाल का पुलिस अपदार्थ है, वर्थलेस पुलिस। हम लोगों को काल प्रोटेक्शन नहीं दे रहा। काल रात को हम लोग इनसिक्योर था। आप लोगों ने फेस किया ये बताइए। बोलिए, आप बोल रहे हैं ना आपकी प्रॉब्लम थी, रात भर आप लोगों ने जो देखा वो बोलने लायक नहीं, ऐसा क्या था? सुरक्षा का बहुत ही जरूरत है हम लोग को। हम लोग नाइट नहीं कर पा रहे हैं, कोई ड्यूटी करना मुश्किल हो गया है। सेंट्रल फोर्स का डिमांड आप लोग कर रहे हैं? हाँ, हम लोग का डिमांड है, अगर वो नहीं होगा तो हम लोग को ड्यूटी करना मुश्किल है।
बात हुई, उन्होंने बोले रिटन कंप्लेन देने के लिए। आप लोगों की डिमांड एक्चुअली क्या है? सिक्योरिटी इन आवर ड्यूटी टाइम, नाइट और यस 24 आवर्स वी नीड सिक्योरिटी। कल रात में मैम जो हुआ अनफॉर्चुनेट था, Yes. एक्चुअली आप लोगों ने क्या क्या फेस किया बता सकते हैं? क्या था बहुत कुछ। प्रिंसिपल के देता है, प्रिंसिपल के देता मैम है आप लोग क्या सेंट्रल फोर्स डिमांड कर रहे हैं? जो प्रिंसिपल साहब अच्छा मन करेगा वो सही होगा। हाँ, वो हम नहीं बता सकते, वो। महाराष्ट्र में मराठा फैक्टर पिछले कई महीनों से चल रहा है। इसी फैक्टर की वजह से लोकसभा चुनाव में भाजपा हारी और महाविकास अघाड़ी को ज़्यादा सीटें आई हैं। अब विधानसभा चुनाव के लिए राज्य में महायुति और एमवीए के बाद अब तीसरा गठबंधन देखने को मिल सकता है। मराठा फैक्टर को देखते हुए महाराष्ट्र में तीसरा गठबंधन होने जा रहा है। पूर्व सांसद संभाजी राजे छत्रपति की स्वराज पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वही मराठा कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटिल से चुनाव को लेकर राजनीतिक चर्चा करेंगे। अगर यह फार्मूला बनता है तो इनका नुकसान ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा होगा और इसका परिणाम एनडीए और एमवीए को होगा। लोकसभा चुनाव में एमवीए को एनडीए से सबसे ज़्यादा सीटें मिली, इसी वजह से मराठा फैक्टर चलता है। वोटों का बंटवारा निश्चित है। इस पर संभाजी राजे का कहना है कि महाविकास अघाड़ी या महायुति के साथ हम जाने वाले नहीं है। आरक्षण देने के बजाय इस बात पर चर्चा करना जरूरी है कि आरक्षण कैसे टिकेगा। पहले 2 बार आरक्षण मिला है लेकिन टिक नहीं पाया है। संभाजी राजे ने यह भी कहा कि राज्य में मराठा ओबीसी समुदाय में कोई विवाद न हो, इसके लिए सभी को सावधानी बरतनी चाहिए। आने वाले दिनों में हम तीसरा गठबंधन तैयार करने के लिए तैयार हैं और वह गठबंधन हम जरांगे पाटिल के साथ करेंगे। वहीं उधर मनोज जरांगे पाटिल ने कहा कि चुनाव लड़ना है, यह तय हुआ है, लेकिन कैसे लड़ना है यह हम आने वाले दिनों में बताएंगे। राज्य में मराठा आरक्षण का मुद्दा शुरू है, लेकिन अल्टीमेटम देने के बाद भी हमें न्याय नहीं मिला है, इसलिए हम सत्ताधारियों को हटाने की सोच रहे हैं। आरजीकल मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या के विरोध प्रदर्शन आज हिंसक हो गए। इस दौरान भीड़ पुलिस बैरिकेड तोड़कर कॉलेज में घुस गई। भीड़ ने पुलिस की गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की। इसके अलावा भीड़ ने अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड को भी निशाना बनाया। आरजीकल मेडिकल कॉलेज में हुई हिंसक प्रदर्शन को लेकर अब कांग्रेस ने निशाना साधा है। बहुत दुखद मुझे लगता है कोलकाता में जो सबसे पहले उस डॉक्टर के साथ हुआ, उसने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि इस देश की आधी आबादी, क्या आधी आबादी जो महिलाएं हैं वो कहाँ सुरक्षित है। खेत में काम करने वाली मजदूर औरत नहीं सुरक्षित है। सड़क पे निकल जाओ तो कहो आपके कपड़ों की वजह से आपका रेप हो गया। पढ़ लिख के डॉक्टर बन जाओ तो आपका एक दरिंदा आके वहां पर रेप कर देता है, और रेप नहीं करता, ऐसी वहशियत ऐसी हैवानगी करता है कि आपकी रूह कांप जाती है। तो ये देश में महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, पहला सवाल ये उठेगा। दूसरा सवाल जो मेरे नेता ने उठाया कि आपको ये सवाल का जवाब देना पड़ेगा कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने क्यों लिपापोती की कोशिश करी। और तीसरी बड़ी बात जो हमने कल देखा, जो वायलेंस देखा, वो किसी चीज का आंसर नहीं है। पब्लिक पॉलिसी में लोगों के बीच में हिंसा की लेश मात्र जगह नहीं है। अगर आप हिंसक एक्टिविटी करेंगे, अगर आप तोड़फोड़ करेंगे, तो कहीं ना कहीं आप जो मिशन है, जो एम है, उसको कमजोर करते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराने को लेकर सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि आज सीएम आवास पर तिरंगा नहीं फहराया गया। बहुत अफसोस हो रहा है। ये तानाशाही एक चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में रख सकती है, लेकिन दिल में देश प्रेम को कैसे रोक पाएगी। हरियाणा के हिसार में 12 अगस्त को एक सियासी जनसभा को संबोधित करते हुए सुनीता केजरीवाल ने कहा था कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल हरियाणा के लाल हैं, वह हिसार के बेटे हैं। कोई सपने में भी नहीं सोचा था कि हिसार का लड़का एक दिन दिल्ली का मुख्यमंत्री बन जाएगा। यह इत्तेफाक नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि भगवान आपके बेटे से कुछ बड़ा करवाना चाहते हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने आज अपने एक्स पोस्ट पर कहा कि आज स्वतंत्रता दिवस है। जब 1947 में भारत को अंग्रेजों की तानाशाही से आज़ादी मिली थी, सैकड़ों स्वतंत्रता सेनानियों ने लाठियां खाई। स्वतंत्रता सेनानी हमें यह आज़ादी दिलवाने के लिए जेल गए और अपनी जान की कुर्बानी दी। उनके सपनों में भी ऐसा विचार नहीं आया होगा कि एक दिन आज़ाद भारत में एक चुने हुए मुख्यमंत्री को झूठे मुकदमे में फंसाकर महीनों तक जेल में रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि आइए अब की बार स्वतंत्रता दिवस पर हम ये प्रण लेते हैं कि आखिरी सांस तक तानाशाही के खिलाफ लड़ते रहेंगे। दिल्ली के चतसाल स्टेडियम में 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर
सीएम अरविंद केजरीवाल के बदले परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने आज झंडा फहराया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री आतिशी, गोपाल राय भारद्वाज और इमरान हुसैन भी मौजूद रहे। दिल्ली के परिवहन मंत्री ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल आधुनिक स्वतंत्रता सेनानी हैं। आजादी के बाद भी उन वीर सपूतों के बलिदान से हासिल भारतीय लोकतंत्र में लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल के सलाखों के पीछे हैं और आज उनकी जगह मुझे उपस्थित होना पड़ रहा है। मैं आज इस तिरंगे के नीचे खड़े होकर बड़े गर्व के साथ ये कह सकता हूं कि अरविंद केजरीवाल आधुनिक स्वतंत्रता सेनानी है। केजरीवाल जी ने दिल्ली की जनता के काम करने की सजा जेल जाकर काटना स्वीकार किया, लेकिन लोकतंत्र के खिलाफ खड़ी ताकतों के आगे झुकना व टूटना स्वीकार नहीं किया। लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले हर एक व्यक्ति के लिए यह चिंता और चिंतन का विषय है। क्या इसलिए हमें आजादी मिली थी कि एक दिन चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया जाएगा? बिल्कुल नहीं। हमें आजादी इसलिए मिली थी कि हम देश को अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी और बीमारी से मुक्ति दिला सकें। केजरीवाल जी ने देश की जनता को इसी से मुक्ति दिलाने की पहल दिल्ली से शुरू की। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जोरदार हमला किया है। उन्होंने कन्नौज और अयोध्या रेप मामले के साथ बांग्लादेश को लेकर भी दोनों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। केशव ने कहा है कि जब से लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की सीटें बढ़ी हैं, तब से इस तरह की घटनाओं में इजाफा हुआ है। इन मामलों पर कानून अपना काम करेगा। सरकार कानून अपना काम कर रहा है। समाजवादी पार्टी का अयोध्या कांड, कन्नौज कांड और कितने कांड ये सब करवाएंगे, इनका कोई ठिकाना नहीं है। सपा माने अपराध का, माफियागिरी का, बलात्कारियों का, दंगाइयों का इनका पुराना रिश्ता है और इस प्रकार की घटनाएं उत्तर प्रदेश के लिए बहुत चिंताजनक हैं। जब से समाजवादी पार्टी की लोकसभा में थोड़ी सी राजनीतिक ताकत बढ़ी है, तब से सपाइयों की अराजकता भी बढ़ना शुरू हो गई। क्या जिस तरीके से 300 करोड़ रुपए की जो संपत्ति है वो सामने आई है, उनके भी मैं उसकी जांच नहीं कर रहा हूं। जो जांच करने वाले वो जांच करेंगे, जो सही दोषी होगा उसमें उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन इस प्रकार के अपराध शर्मनाक है, उत्तर प्रदेश की बदनामी। सपा के लोग कह रहे हैं कि माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है चुनाव से पहले। जो अगर इस तरह की बात कर रहे हैं तो फिर नैतिकता का मतलब पूरी तरह से ह्रास हो गया है। अगर इस प्रकार की घटना जो साक्षात सब कुछ दिखाई दे रहा है, सब प्रमाण मिल रहे हैं, उसके बाद भी अगर इस प्रकार की बात कर रहे हैं तो उनसे फिर कोई उम्मीद मत करिए। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने 78वें स्वतंत्रता दिवस पर देश विदेश में रहने वाले सभी भारतीयों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि आज का दिन देश के लगभग 140 करोड़ गरीब मेहनतकश बहुजनों के लिए तभी विशेष होगा जब दरिद्रता से मुक्त अपना व अपने परिवार का जीवन खुशहाल व खुश रख पाएंगे, जिससे देश का मान सम्मान में 4 चांद लगेंगे। बसपा चीफ ने कहा है कि ये तभी संभव है जब खासकर केंद्र व यूपी सरकार की सोच हर हाथ को काम देने वाली सही संवैधानिक अर्थात सच्ची अम्बेडकरवादी होगी, जैसे कि उत्तर प्रदेश में 4 बार रही बीएसपी की सरकार ने करके दिखाया है। बसपा चीफ ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के संबंध में बीजेपी व यूपी सरकार द्वारा बहुप्रचारित हर घर तिरंगा के तहत आइए मिलकर तिरंगा फहराएं, देशभक्ति की अलख जाएगा स्लोगन वाले भारी भरकम प्रचार व विज्ञापनों का संज्ञान लेते हुए उन्होंने इसे राजनीति से अधिक प्रेरित ज्वलंत समस्याओं से जनता का ध्यान भटकाने का प्रयास बताया, क्योंकि देश के लोगों में देशभक्ति की भावना की रत्ती भर भी कोई कमी नहीं है, बल्कि उनकी देशभक्ति का ही परिणाम है कि अपार गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि के कारण करोड़ों लोगों को दाल रोटी भी सही से नहीं मिल पा रहा है। फिर भी वे सभी गरीब व मेहनतकश लोग देश की तरक्की व विकास में पूरे तन मन धन से लगातार संघर्ष करते हैं। एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार बसपा चीफ ने कहा कि उनमें देशभक्ति की अलग जगाने आदि जैसे भावनात्मक स्लोगन के जरिए बीजेपी उनकी गरीबी, मेहनतकश जीवन, ईमानदारी एवं कर्मठता का मजाक न उड़ाए तो बेहतर होगा।
बेहतर तो यह होगा कि बीजेपी व उनकी केंद्र व यूपी की सरकार गरीबों व पिछड़े बहुजनों के पक्ष में अपनी नीयत व नीति में जरूरी सुधार लाकर उनको रोजगार से ज़्यादा देने का अवसर प्रदान करे, ताकि वे सरकार के थोड़े से अनाज की कृपा पर आश्रित रहने के बजाय अपना जीवन आत्मसम्मान एवं स्वाभाविक के साथ जीने योग्य बना सके। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव आज मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने कहा है कि देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने कहा है कि देश हमारा कभी भी गुलामी की स्थिति में नहीं हो, इसलिए हम लोग आज संकल्प लेते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी देश के लाखों लाख स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हुए उनके बलिदान को सलाम करते हैं। वहीं इस दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी उनके साथ मौजूद रहे। स्वतंत्रता दिवस देश को आज सभी लोगों को बधाई, धन्यवाद। देशवासियों को देश हमारा कभी भी गुलामी के चपेट में न आवे, इसके लिए हम लोग संकल्प करते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी देश के लाखों लाख स्वतंत्रता सेनानियों को सलाम करते हैं, याद करते हैं उनके कुर्बानी को, उनके बलिदान को। हम सब लोगों को बधाई देते हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव होने में अभी भले ही 6 महीने से ज़्यादा का समय बचा हो, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी से चुनावी मोड में दिखने लगे हैं। स्वतंत्रता दिवस पर बिहार की जनता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सरकार द्वारा पहले से किए गए लक्ष्यों की बात की। सीएम नीतीश ने इशारों में तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा है। नीतीश कुमार ने आगे कहा कि अभी तक 5,16,000 लोगों को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। इसके अतिरिक्त लगभग 2 लाख पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो गई है। अब हमने तय किया है कि इस साल अगले साल चुनाव से पहले युवाओं को 10 लाख की जगह 12 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएगी। हमने 2022 में 10 लाख सरकारी नौकरी देने की बात कही थी, अब हम इस संख्या को और बढ़ाने जा रहे हैं। हम लोगों ने उन दौरान 10 लाख रोजगार देने की बात कही थी, लेकिन बीते 4 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में 24 लाख लोगों को रोजगार दे दिया गया है, जबकि हमने बात 10 लाख रोजगार देने की थी। हमारा इस साल और अगले साल चुनाव से पहले 10 लाख और लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य है। इस तरह से अब 10 लाख रोजगार की जगह 34 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा और 10 लाख सरकारी नौकरी की जगह 12 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। सीएम नीतीश कुमार ने आगे कहा कि हमने सभी धर्म और जाति के लोगों के लिए काम किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अल्पसंख्यक हो, आदिवासी हो या फिर पिछड़ा या अति पिछड़ा वर्ग हो। हमने सबके लिए काम किया है। हमने किसी के धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया है। यूक्रेन रूस युद्ध के बीच भारतीय सरकार ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। भारतीय नागरिकों को उन इलाकों को छोड़कर दूसरी जगह जाने को कहा गया जहां स्थिति इस समय तनावपूर्ण है, क्योंकि पिछले कई दिनों से खबरें आ रही हैं कि यूक्रेन की सेना रूस की सीमा पार कर अंदर पहुंच गई है। यूक्रेन की सेना ने कई इलाकों पर कब्जा कर लिया है। अपने नागरिकों की सलामती के लिए भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी भी जारी की है। इसमें कहा गया है कि बेलगोरोद, कुशरक और ब्रायंस्क इलाके में रहने वाले भारतीय नागरिक इलाके छोड़कर सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। अगर किसी को कोई मदद चाहिए तो दूतावास पूरी तरह तैयार है। मदद के लिए दूतावास ने एक ईमेल जारी किया है। साथ ही हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर मदद मांग सकते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच इस समय स्थिति काफ़ी तनावपूर्ण है। पहली बार ऐसा हुआ है कि यूक्रेन की सेना रूस के इलाके में घुस गई है। इस वजह से रूस के बेलगोरोद में आपातकाल घोषित किया गया है। इससे पहले 8 अगस्त को कुर्स्क में भी इमरजेंसी लगाई गई थी। बेलगोरोद के गवर्नर ने कहा कि यूक्रेन की बमबारी में घर बर्बाद हो रहे हैं और आम लोगों की जान जा रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दावा किया कि यूक्रेनी सेना रूसी क्षेत्र में रोज 2 से 3 किमी आगे बढ़ रहे हैं। हमने कुर्स्क में मजबूत पोजीशन हासिल की है। उन्होंने बुधवार को यह भी कहा कि यूक्रेनी सेना ने कुर्स्क में एक रूसी Su-34 जेट को मार गिराया है। इससे एक दिन पहले ही जेलेंस्की ने कहा था कि यूक्रेन ने 74 रूसी गाँव पर कब्जा किया है और 100 रूसी सैनिकों को बंधक भी बनाया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन ने बुधवार को रूस के 17 ड्रोन मार गिराए हैं। ईरान और इजराइल इस समय युद्ध करने को तैयार हैं। कभी भी ईरान इजराइल पर हमला कर सकता है। ऐसे में अमेरिका की तरफ से भी एक बड़ी खबर सामने आ रही। खबर है कि अमेरिका ने इजराइल का साथ छोड़कर ईरान के साथ एक सीक्रेट मीटिंग की है, जिसमें हमास चीफ इस्माइल हनिया की मौत के जिम्मेदार मोसाद के उन एजेंटों की लिस्ट सौंपी है जो हनिया की हत्या में शामिल थे।
जेरूसलम पोस्ट की खबर के मुताबिक ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के एक सूत्र ने बताया कि ओमान की मध्यस्थता के बीच अमेरिकी सुरक्षा प्रतिनिधिमंडल ने तेहरान की यात्रा की है। इस दौरान ईरान और अमेरिका के बीच एक सीक्रेट मीटिंग हुई है, जिसमें अमेरिका ने ईरान से तनाव कम करने की बात कही है। अमेरिका ने ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनी को ये भी बताया कि हमास चीफ इस्माइल हानिया और हिजबुल्लाह कमांडर की हत्या की जानकारी बाइडेन प्रशासन को नहीं थी। ईरान से कहा है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका को उन सब घटनाओं को लेकर अंधेरे में रखा था। हमास नेता इस्माइल हानिया ईरान के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने गए थे। जब वे तेहरान में गेस्ट हाउस में थे तब उन्हें बम से शहीद कर दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि बम जून में ही छिपा दिया गया था। रिमोट के जरिए इस विस्फोट को अंजाम दिया गया था। हालांकि अभी तक इस्माइल हानिया की हत्या को लेकर इजराइल ने कोई बयान नहीं दिया है। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने इस्माइल हानिया के कमरे में बम फिट करने के लिए ईरान के सुरक्षा एजेंटों को रखा था। हालांकि हानिया की हत्या के बाद से सभी देश छोड़कर फरार हो गए हैं। एक और न्यूज में यह भी बताया गया है कि अमेरिका के प्रतिनिधिमंडल ने ईरानी अधिकारियों के साथ 2 घंटे की सीक्रेट मीटिंग की है। इसमें अमेरिका ने इजराइल के 10 मोसाद एजेंटों के नामों की लिस्ट ईरान को सौंपी है। कहा जा रहा है कि एजेंट हानिया की हत्या में शामिल थे। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।